तो आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं एसक्यूएल सर्वर के बारे में जो मेरा बैकएंड है. सो हाउ वी कैन क्रिएट आवर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना होगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. और जैसे आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली करना जो आपके सिस्टम में है. लाइक जैसे मेरे पास में विंडोज़ 10 है और 64 बिट है. तो जब आप डाउनलोड करोगे ना एसक्यूएल सर्वर तो आपको 64 बिट ही डाउनलोड करना है. इफ़ योर विंडोज़ सपोर्ट 32 बिट तो आप 32 बिट वाला डाउनलोड करोगे. ठीक है. तो आई हैव ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल इन माई पीसी. तो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस and how to create tables, how to like insert, update, delete values inside the table. तो let's start. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं स्टार्ट में हम लोग यहाँ लिखते हैं SQL आफ्टर इंस्टॉलिंग द विजुअल स्टूडियो. तो आपको यहाँ देखो मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. राइट. तो जो ये मैनेजमेंट स्टूडियो है दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो कि हैंडल करता है लॉट्स ऑफ डेटाबेस. इन अ डेटाबेस यू हैव टू क्रिएट सम टेबल्स. जो आपकी क्वेरीज होंगे, आपके डेटा होंगे, दैट विल बी स्टोर इनसाइड द डेटाबेस टेबल जो कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हैंडल करता है. राइट. तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको पे क्लिक करते हैं जो मेरा इंस्टॉल है. और मैंने इंस्टॉल किया हुआ है 2016 यानी 2016 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है. और आप चाहो तो आप 18 भी कर सकते हो, 19 भी कर सकते हो, जो भी आपको अवेलेबल मिल जाता है, जो आपको इसका आपका जो सिस्टम है वो जो सपोर्ट करता है उसको आप एसक्यूएल सर्वर को आप इंस्टॉल कर सकते हो. तो ये इसका फर्स्ट लॉगिन स्क्रीन है. लॉगिन स्क्रीन के टाइम पे देखो यहाँ पे हमारे पास में आता है सर्वर का नेम. सर्वर का नेम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो पीसी का नेम होता है वो ले लेता है. और साथ में एक्सप्रेस वर्जन है इसका. और ऑथेंटिकेशन जो इसका है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन. मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं लगाया है फ़िलहाल के लिए क्योंकि मुझे ही यूज़ करना है. अगर मैं इसको सर्वर पे होस्ट कर दूंगा, क्लाउड पे होस्ट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे उसके पासवर्ड को डालना पड़ेगा. लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो इसको इंस्टॉल किया है ना तो उसको मैंने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के बिहाफ पे इंस्टॉल किया हुआ है. राइट. सो यहाँ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. जैसे आप कनेक्ट करते हो तो आपके पास एक विंडो ओपन होके आएगी जिसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर होगा दैट एक्सप्लोर आवर डेटाबेस. ये जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है जो कि आपके डेटाबेस को एक्सप्लोर करेगा GUI मोड में, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के पार्ट में आप यहाँ पे अपने डेटाबेस को एक्सपेंड कर सकते हो. आप उसके अंदर में टेबल्स देख सकते हो, टेबल के अकॉर्डिंगली आप उसमें सारी चीज़ों को कर सकते हैं. मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये देखो दीज आर डेटाबेसेस इनसाइड दिस डेटाबेस. तो इसमें से कोई भी डेटाबेस को मैं चाहूँ तो यहाँ से ओपन कर सकता हूँ. उसके अंदर में किसी को भी कोई भी डेटाबेस के अंदर में किसी भी टेबल के अंदर में मैं उसकी वैल्यूज़ को देख सकता हूँ, उसके कॉलम्स को देख सकता हूँ. जैसे देखो ये एक डेटाबेस है ABC_DB इज़ अ नेम ऑफ डेटाबेस दैट इज़ क्रिएटेड इनसाइड द डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस. और उसके अंदर में जो डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स बने हुए हैं. DBO मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैंडिडेट, यानी कि द नेम ऑफ टेबल इज़ कैंडिडेट. नेम ऑफ टेबल इज़ लॉगिन, प्रोडक्ट मास्टर. तो दीज आर द टेबल दैट इज़ क्रिएटेड इनसाइड द ABC_DB. तो इस तरह से कई सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं आपके पास में. और अगर आप कोई GUI मोड पे कोई डेटाबेस बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे राइट क्लिक करते हो और यहाँ पे न्यू डेटाबेस सेलेक्ट करते हो. जो भी डेटाबेस आपको क्रिएट करने हैं उसका आपका एक एंटिटी होना चाहिए कि एक इनिशियल नेम होना चाहिए जो यहाँ पे आपको देना होगा. जैसे आपने सपोज कर लो कोई गारमेंट्स के नाम से कोई शॉप बनानी है आपने shop_db. तो shop_db जो आपने बनाया है वो आपका यूनिक नेम होना चाहिए. अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर में कोई डेटाबेस इस नाम से बना हुआ है पहले से तो आप ओके करोगे तो आपके से मैसेज आ जाएगा. और अगर नहीं बना हुआ है तो वो क्रिएट हो जाएगा. अब देखो shop_db के नाम से एक ऑलरेडी डेटाबेस हमारे पास यहाँ बन चुका है. ये देखो जिसके अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं है, एक सिस्टम टेबल. ये ऑलरेडी शॉप के नाम से है. शॉप था मेरा, स्टोर नहीं था ना. ये रहा shop_db. एंड shop_db के नाम से देखो यहाँ पे टेबल है. टेबल के अंदर में अभी सिस्टम टेबल बना हुआ है, कोई भी यूज़र डिफाइंड टेबल यहाँ पे नहीं क्रिएट है. तो ये है. उसके बाद अगर तुम चाहो तो यहाँ पे कुछ टेबल्स बनाना चाहते हो तो आप टेबल पे राइट क्लिक करके टेबल भी बना सकते हो, यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हो. तो ये बहुत ही ईजी पार्ट है बताना करना.
तो लेकिन मैं आपको इस पार्ट से नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना बेसिकली ये तो आपको वो बना सकते हो कि बहुत ईजिली बना सकते हो वंस यू अवेयर अबाउट द क्वेरीज, तो आप इसको मतलब ईजी जल्दी कर बनाने के लिए आप यहाँ बना सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए क्वेरीज क्या होता है, टू क्रिएट डेटाबेस, टू क्रिएट टेबल्स, टू इंसर्ट वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें क्वेरीज के थ्रू करनी सीखनी है आपने अभी, क्योंकि हम यही क्वेरीज को हम लोग अपने फ्रंट एंड के साथ भी यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ, देखो एक इन्वायरमेंट ओपन होकर आएगा, एक नोट पैड का इन्वायरमेंट। इस नोट पैड के इन्वायरमेंट में यू हैव टू राइट द कोड हेयर टू क्रिएट द थिंग। नाउ वी आर इन शॉप डीबी। शॉप डीबी एक डेटाबेस अभी अभी हमने बनाया जिसके अंदर अभी हम हैं। फिलहाल मैं शॉप डीबी को रहने देता हूँ। एक मैं कमांड प्रॉम्प्ट से एक और डेटाबेस में क्रिएट करने जा रहा हूँ। टू क्रिएट डेटाबेस यू हैव टू राइट कमांड query create is the name of command, create database, already database is the name of command। अब मैं किस नाम से डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ वो हमारे लिए मैटर करता है। दैट डेटाबेस शुड बी यूनिक, दैट शुड स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स ओनली, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया, क्रिएट डेटाबेस, एक नेम असाइन करते हैं हम लोग, शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट। शॉपिंग कार्ट इज द नेम ऑफ डेटाबेस, राइट। तो मैंने इस नाम से डेटाबेस बनाया। नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, दिस इज अ कमांड। दिस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द कमांड विच यू हैव राइट। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। आइदर यू कैन क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, नाइदर यू कैन जस्ट प्रेस फंक्शन F5। तो मैंने अभी फंक्शन F5 किया, देखो यहाँ पे आया क्या मैसेज आया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये जो क्रिएट कमांड है ना, वो मेरा क्रिएट कमांड किसके अंदर आता है, DDL के अंदर आता है। जो SQL सर्वर है ना उसकी कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे एक होता है DDL जिसको कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वी आर गोइंग टू डिफाइन द डेटा। तो ये क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। एक होता है DML जिसको हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी DDL और DML दोनों यूज़ करने जा रहे हैं। तो DDL के अंदर हमने क्या किया, टेबल को क्रिएट कर लिया, और टेबल को क्रिएट करने के साथ साथ हम अल्टर कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं टेबल के साथ में, डेटाबेस के साथ में। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस पहले क्रिएट किया। तो जैसे हमने ये डेटाबेस क्रिएट किया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम लोग SQL सर्वर के अंदर में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग टेबल को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर में जस्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट सम लाइक टेबल्स। तो मेरे टेबल यूज़ करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए वी हैव टू सेलेक्ट द डेटाबेस। राइट नाउ वी आर इन शॉप अंडरस्कोर DB, ठीक है। देखो ये राइट साइड में आपको जो ये दिख रहा है ड्रॉप डाउन, जिसके अंदर में डेटाबेस का नाम क्या आ रहा है, शॉप अंडरस्कोर DB, राइट। और करेंटली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग शॉपिंग कार्ट के नाम से हमने डेटाबेस बनाया है। तो आई वांट टू क्रिएट अ टेबल इनसाइड शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट, नॉट इनसाइड द शॉप अंडरस्कोर DB, राइट। तो क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है जिसके अंदर में आपको टेबल क्रिएट करनी है। तो मुझे किसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है, शॉपिंग कार्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द लाइन एंड प्रेस F5 और एग्जीक्यूट बटन। जैसे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो मैसेज डिस्प्ले कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और क्या आ गया, देखो ऊपर में आ गया शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट, राइट। अब मेरे पास क्या है, वी आर इनसाइड द शॉपिंग कार्ट डेटाबेस। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट टेबल इनसाइड द शॉपिंग कार्ट, बिकॉज शॉपिंग कार्ट जो है वो उसमें प्रोडक्ट्स होंगे। तो मैं प्रोडक्ट को के टेबल को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट के टेबल को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ कॉलम्स को स्पेसिफाई करना होगा। तो जैसे कि मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, से प्रोडक्ट की ID है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी फॉर व्हाट, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या फर्नीचर है या स्टेशनरी है, दीज आर द कैटेगरीज। उसकी क्वांटिटी हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का अपना रेट हो सकता है, और उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसका कोई इमेज हो सकते हैं, राइट। तो ये जो कॉलम्स हैं, उस कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए वी मस्ट हैव डेटा टाइप्स, है ना। अब इसके अंदर में अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मुझे डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए। अब डेटा टाइप देखो इसके अंदर में क्या होता है, एक तो होता है इंटीजर, जिसको हम लोग इंटीजर वैल्यूज लेते हैं। लाइक उसके अंदर में कोई भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं ले सकते हैं, लाइक कोई भी
फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती है, जिसको हम लोग इंट के नाम से जानते हैं, राइट। एक होता है कैरेक्टर्स होता है, और जहाँ पे कैरेक्टर और इंटीजर दोनों आते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैर कैर, यानी वेरिएबल एंड कैरेक्टर्स। तो जहाँ पे कैरेक्टर आएगा, जहाँ पे वैर कैर आएगा, यानी वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स आएगा, यू मस्ट स्पेसिफाई द स्पेस ऑफ द कॉलम। जो भी कॉलम बनाओगे उसके अंदर तुम्हें स्पेस भी डालना पड़ेगा, कितने स्पेस का तुम्हें ये कॉलम स्पेसिफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने लिखा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स के नाम से मैंने टेबल ले लिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दिस इज सिंटैक्स टू क्रिएट टेबल। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफाई करना है कॉलम के नेम। अब कॉलम के नेम टेबल के अंदर आपको बनाना है, तो आपने लिखा सबसे पहले कॉलम का नाम PID, यानी कि प्रोडक्ट आईडी। एंड प्रोडक्ट आईडी आप कैसा रखना चाहते हो? क्या आप प्रोडक्ट आईडी में सिर्फ इंटीजर रखना चाहते हो? क्या आप प्रोडक्ट आईडी के अंदर में कैरेक्टर और इंटीजर दोनों रखना चाहते हो? तो जो चीज़ आप रखना चाहते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है इस कॉलम को। PID इज़ द नेम ऑफ कॉलम, ये कॉलम का नाम है जो हेडर होगा। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, तो किस तरह की वैल्यूज़ होंगी, तो उसके डेटा टाइप को आपको स्पेसिफाई करना है। अब आपको इंटीजर रखना है तो इट शुड स्पेसिफाई लाइक इंट। इंट के साथ कोई साइज नहीं होता, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट आईडी एज अ इंटीजर वो स्पेसिफाई हो जाएगा। यानी इंटीजर वैल्यूज इसके अंदर में स्टोर होगा 4 बिट के अकॉर्डिंगली। 4 बिट जो होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके डेटा को स्टोर करेगा। अब प्रोडक्ट आईडी आप चाहते हो कि वो यूनिक स्पेसिफाई हो जाए, यानी टेबल के अंदर में एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही आईडी हो, तो उस केस में आपको इस कॉलम को जो प्रोडक्ट आईडी है इसको एज अ प्राइमरी की स्पेसिफाई करना होगा आपको, राइट। तो प्राइमरी की के लिए आप क्या लिखोगे, इसके आगे आप लिखोगे यहाँ पे प्राइमरी की। तो जैसे आप प्राइमरी की लिखते हो तो ये जो कॉलम है आपका एज अ प्राइमरी की स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है। PID है जो इंटीजर और प्राइमरी की हो गया। सेकंड कॉलम मुझे बनाना है प्रोडक्ट का नेम। अब यहाँ पे देखो मैंने कॉमा लिया है, क्यों दिया है, जस्ट आई एम गोइंग टू टर्मिनेट द कॉलम। ये मतलब अब मुझे दूसरा कॉलम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉमा दे दिया, तो दैट मीन्स ये अब मैं सेकंड कॉलम स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ। सेकंड कॉलम मैं क्या चाहता हूँ, सेकंड कॉलम मैं चाहता हूँ नेम, तो मैंने ले लिया प्रोडक्ट नेम, P नेम। और P नेम को मैं क्या स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि P जो प्रोडक्ट का नेम होगा दैट इज, जैसे कि मान लो मोबाइल का कोई वर्जन है या फिर कोई लैपटॉप का कोई वर्जन का नेम है, तो वो नेम होगा बेसिकली। और नेम के साथ क्या होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ भी होने चाहिए, जैसे कि लाइक होता है नोकिया A70 या फिर OnePlus Core 2 Note 2, तो यहाँ पे कैरेक्टर और नंबर दोनों आ रहे हैं। तो उस केस में मुझे यहाँ पे ऐसा डेटा टाइप लेना है जो कि कैरेक्टर और नंबर दोनों को ले, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं वैर कैर, यानी कि वेरिएबल एंड कैरेक्टर दोनों, ठीक है। और इसके साथ जब आप वैर लेते हो, जहाँ पे भी कैर आता है यानी कैरेक्टर आ रहा है, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट टू स्पेसिफाई फॉर दिस कॉलम। तो मैंने कर दिया कि प्रोडक्ट नेम का जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो 35 तक होंगे, तो मैंने 35 कर दिया। तो 35 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी टेकन इनसाइड द प्रोडक्ट नेम, P नेम, ठीक। उसी तरह से आपके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी आती है, तो P का कैटेगरी आती है, P कैटेगरी लेते हैं। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी कैट के नाम से ले लिया, या पूरा लेना चाहते हो पूरा ले सकते हो, मैंने P कैट के नाम से ले लिया। और मैंने P कैट के अंदर में अगेन कर दिया, क्योंकि P कैट भी बेसिकली क्या होगा, कैटेगरीज है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, इस तरह से कैटेगरीज आप स्पेसिफाई करना चाहोगे तो भी हम लोग वैरकर ले लेते हैं। और इसके अंदर मैं साइज़ में स्पेसिफाई कर देता हूँ, लाइक कैटेगरीज में 20 कैरेक्टर, ठीक है। तो एक होता है वैरकर, एक होता है एन वैरकर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी देख लो। तो ये जो मैंने वैरकर लिया है, इसको मैं वैरकर लेता हूँ और इसको लेता हूँ मैं एन वैरकर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो वैरकर है ना, इसका जो मैक्सिमम साइज वी हैव टेकन 35, यानी 35 कैरेक्टर तक ये प्रोडक्ट के नेम को लेगा, राइट। और मैंने लिया यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज में एन वैरकर 20। जो एन वैरकर होता है ना, वो वन कैरेक्टर 2 बिट लेता है। यानी कि क्या होगा, ये मैंने 20 लिया है ना, ये 40 लेगा, मतलब 40 मैक्सिमम कैरेक्टर 40 लेगा। प्लस ये डायनामिक है और ये स्टैटिक है।
डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने प्रोडक्ट के अंदर में मैंने लिखा मोबाइल, MOBILE, तो कितने कैरेक्टर यूज हुए? 6 कैरेक्टर यूज हुआ। तो अब मैंने स्पेसिफाई कितना किया? 20। तो ये क्या करेगा? 6 को अलॉट कर देगा, यानी 6 कैरेक्टर के लिए ये अलॉट कर देगा, और रेस्ट इसमें जो 14 कैरेक्टर्स बचते हैं ना, 14 को वो रिलीज कर देगा दूसरे ऑपरेटर के लिए, मतलब दूसरे मेमोरी को वो क्या कर देगा? दूसरी जगह पे शेयर कर देगा। और यहाँ पे क्या करेगा? ये 35 के 35 को लेगा। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट की वैल्यू सपोज एक 8 कैरेक्टर यहाँ पे या 5 कैरेक्टर में यहाँ पे ने यूज़ कर लिया, तो 5 कैरेक्टर यूज़ करने के बाद पूरा का पूरा वो 35 ही ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो दिस इज़ अ डायनामिक इन नेचर, और ये स्टैटिक होता है, यानी कि जो आप जितना आपने स्पेसिफाई कर दिया वो पूरे का उस स्पेस को यूज़ करके रखेगा, लेकिन वो जितना ही यूज़ करेगा जितनी आपकी वैल्यू इंसर्ट होगी। उसके बाद मैं क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, तो PQTY कर लिया मैंने। क्वांटिटी के लिए मैंने कॉलम का ले लिया QTY, जो कि इंटीजर ले लिया मैंने। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का कॉस्ट आ जाए, तो मैंने P कॉस्ट ले लिया, और P कॉस्ट को मैं डबल ले सकता हूँ। डबल में भी आपको साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। डबल में आपसे वो मांग रहा है, इससे अच्छा फ्लोट ले लेते हैं हम लोग, फ्लोटिंग पॉइंट। डेसिमल में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कितने डेसिमल पॉइंट तक आपको लेना है। तो ये मैंने फ्लोट ले लिया, और मुझे क्या लेना है? बस ये सपोज कर लो इतना ही लास्ट कॉलम है मेरा, ये प्रोडक्ट के कॉस्ट तक। मैं इमेजेस वगैरह नहीं लेना चाहता हूँ मैं, तो मैंने इसको यहाँ से बंद किया। दिस इज माई लास्ट कॉलम। तो मैं क्या करूँगा? इसे यहाँ से हटा दूंगा कॉमा। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई कॉलम नहीं है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब इस टेबल को रन कराना है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद अगेन एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे। मेक श्योर कि जब भी आप ये टेबल को बना रहे हो, तो आप इसी के अंदर होना चाहिए, आपका डेटाबेस का कर्सर का पॉइंटर शॉपिंग कार्ट के अंदर ही होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। अगर सपोज कर लो दूसरे डेटाबेस के अंदर आपने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, तो वो उस टेबल उस डेटाबेस के अंदर वो बन जाता है। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, देखो कमांड कंप्लीटेड, और ये इसके अंदर आ चुका है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर में एक चीज़ और यूज़ होती है, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब चेंज करना। अब मैं इस टेबल के अंदर में कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में एक कॉलम ऐड हो जाए, या एक कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में से जो कॉलम्स है उसका डेटा टाइप चेंज हो जाए, तो वी कैन चेंज इट थ्रू द ऑल्टर कमांड। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ DDL। अब सपोज कर लो इसमें कॉस्ट भी है, कॉस्ट की जगह पे मैं एक और कॉलम इसमें ऑल्टर करके मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें हमने ऑल्टर में क्या करना है? कॉलम ऐड करना है, तो लिखेंगे ऐड कॉलम। कॉलम का नेम क्या है? DECS, डिस्क्रिप्शन। और उसका डेटा टाइप क्या है? एन वेर कैर। साइज में इसका देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बहुत भी बड़ा हो सकता है, तो मैक्स कर देते हैं। मैक्स मतलब अपने आप वो मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, यहाँ पे कॉलम डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये कॉलम समझता है, इसको अंडरस्टैंड करता है। मतलब क्या है कहने का, ये जो आपने ऑलरेडी टेबल बनाया है, ये आपने टेबल बना चुके हो, आप देखोगे, देखो यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हमने, मेरे डेटाबेस का नाम था शॉपिंग कार्ट, देखो शॉपिंग कार्ट यहाँ पे है, ये रहा। अब इसके अंदर हमने जो टेबल बनाया था, ये है टेबल, और इस टेबल के अंदर देखो, ये टेबल का नाम है प्रोडक्ट। इसके अंदर में कॉलम्स देखो, देखो ये आपने कभी कॉलम बनाया था प्रोडक्ट PID, जो प्राइमरी की है, नॉट नल, क्योंकि आपने प्राइमरी की लिया हुआ है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी और कॉस्ट, ये कॉलम आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट। अब इसमें से आपने क्या किया? अभी जो है आप करना चाह रहे हो, आप ऑल्टर कर रहे हो, तो ऑल्टर में आप क्या चाह रहे हो कि इस कॉलम में एक और कॉलम ऐड हो जाए, राइट। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे ऑल्टर टेबल का नाम, ऐड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड वेरकेयर मैक्स। अब इसको आप जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराते हो, तो आप देखोगे कमांड कंप्लीटेड। अब यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, तो आपको दिखेगा कि आपने चेंजेस जो आपने किए हैं वो आपको दिख जाएंगे। देखो कॉलम के अंदर में एक और कॉलम आ गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड वेरकेयर मैक्स। यानी कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में हम कॉलम को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट द कॉलम,
तो आप ये भी कर सकते हो। तो और डिलीट के लिए भी ये सेम होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और यहाँ पे आप लिखोगे ड्रॉप। ड्रॉप लिखोगे, उस टाइम पे आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखोगे ड्रॉप और उस कॉलम का नाम। अब देखो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर इज नॉट कंटेन सी प्रीवियस कुड नॉट ड्रॉप कांस्टेंट। कॉलम बताना पड़ेगा हमें कि ये कॉलम है, इसीलिए हमने कॉलम दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये देखो इस कॉलम को उसने ड्रॉप कर दिया यानी डिलीट कर दिया। देखना चाहोगे, राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो अब हमारे पास जो अभी जो हमने कॉलम लिया था वो मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए चेंज, कुछ और चेंज करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है जो आपने फ्लोट लिया हुआ है, तो आप फ्लोट की जगह पे आप चाहते हो वो भी वैरकर हो जाए, प्रोडक्ट कॉस्ट भी वैरकर में हम लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, इस केस में ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो यहाँ पे ड्रॉप लिखा है इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ऑल्टर, फिर से करेंगे ऑल्टर, ऑल्टर कॉलम प्रोडक्ट कॉस्ट वैर कैर, साइज कितना देना है, 15 कैरेक्टर। तो हमने क्या किया, हमने ऑल्टर किया टेबल को प्रोडक्ट, और फिर उसमें हमने क्या किया, ऑल्टर कॉलम प्रोडक्ट कॉस्ट जो कि हमारा क्या है, वैर कैर 15। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर उसने क्या किया, जो डेटा टाइप पहले था इसका फ्लोट था, तो मैंने फ्लोट की जगह पे क्या कर दिया, वैर कैर कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। देखना चाहोगे, रिफ्रेश करते हैं, देखो अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो गया, ये वैर कैर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर में हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया कि किस तरह से हम लोग ऑल्टर करेंगे और किस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये जो दोनों पार्ट था वो दोनों पार्ट हमारा डीडीएल के अंदर आता है। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एसक्यूएल सर्वर के अंदर में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम लोग डीएमएल यूज करने जा रहे हैं। डीएमएल फॉर व्हाट, आई वांट टू इंसर्ट वैल्यूज इनसाइड दिस टेबल, I want to delete values from this table, I want to update values। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन में। तो मैनिपुलेशन देखते हैं। तो मैनिपुलेशन में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर में मुझे कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना है। प्रोडक्ट टेबल का नाम क्या है, ये है, इसमें ये कॉलम्स है, इस कॉलम में मैं वैल्यू कैसे इंसर्ट करूंगा ये देखते हैं हम लोग। तो हम इसके लिए लिखते हैं इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर मुझे क्या डालना है, वैल्यूज, राइट। तो इंसर्ट इज अ कमांड, इनटू इज अ कमांड, और वैल्यूज इज अ कमांड, राइट। प्रोडक्ट इज अ नेम ऑफ टेबल जो आपने बनाया है। एंड इंटायर जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, ये दीज आर द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है, इसको आपको फॉलो करना है। अब क्या होता है कि जैसे आप कोई कॉलम को स्पेसिफाई करना चाहते हो किस कॉलम में कौन सी वैल्यू डालनी है, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि प्रोडक्ट के बाद आप यहाँ पे कॉलम को स्पेसिफाई कर दो। दो तरीके हैं इसका, यहाँ पे आप कर सकते हो प्रोडक्ट आईडी, दूसरा प्रोडक्ट नेम, पी नेम, तीसरा पी कैटेगरी, उसके बाद पी क्वांटिटी एंड पी कॉस्ट, दिस इज द नेम ऑफ कॉलम्स। आपने सारे कॉलम्स दिखा दिए। उसके बाद उसकी वैल्यूज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, उसकी वैल्यूज यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉरवर्ड कैसे स्पेसिफाई करोगे, अब प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी जो है इंटीजर है, तो आपको इंटीजर के लिए आपको कोई भी कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे सिंगल कोट, कॉमा, डबल कोट्स वगैरह नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट वैल्यू डालोगे। जैसे आप चाहते हो प्रोडक्ट आईडी आपकी शुरू हो 101 से, तो आपने प्रोडक्ट आईडी 101 कर दिया, कॉमा। सेकंड कॉलम क्या नेम है, सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या था, वैर कैर, यानी कैर आ रहा है, जहाँ पे कैर आ रहा है उसकी वैल्यू आप सिंगल कोड में इंसर्ट करोगे। अब प्रोडक्ट का नेम आपने ले लिया नोकिया 74, दिस इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट, कॉमा। प्रोडक्ट कैटेगरी इज ऑल्सो वैर कैर, तो अगेन सिंगल कोड, इसमें हमने कैटेगरी दे दिया क्या, मोबाइल, मोबाइल इज द नेम ऑफ कैटेगरी,
राइट। उसके बाद क्या है, कैटेगरी के बाद है क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी वी हैव गिवन इंटीजर, तो इंटीजर में हमने क्वांटिटी हमने लिया 10, तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कॉस्ट डालना है, अब कॉस्ट में आपने क्या लिया था, उसको आपने वेर कैर में कन्वर्ट कर दिया था, अगेन आपको सिंगल कोट में डालना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ द फोन इज 15,000, तो मैंने सिंगल में डाल दिया इसे। तो अब ये क्या करूँगा, जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी है ना, पूरे स्टेटमेंट को, इंटायर स्टेटमेंट को आपको वन टाइम पे सेलेक्ट करना है। शिफ्ट होम करोगे तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है, और इसको आपको क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो सेम एग्जीक्यूट कराने के लिए आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे, नीचे आएगा वन रो अफेक्टेड, मतलब क्या, टेबल के अंदर में एक रो अफेक्ट हुआ है। दैट मीन जो आपने भी टेबल क्रिएट की थी उसके अंदर में एक रो अफेक्ट हुआ है, मतलब तुम्हारे एक टेबल में कॉलम वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। आई वॉन्ट टू जस्ट डिस्प्ले द डेटा, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्ट से। तो क्या करता है ये, अगेन इसको आप सेलेक्ट करते हो और F5 प्रेस करते हो, इट शोज द एंटायर टेबल वैल्यू। टेबल के अंदर में जितने भी कॉलम है वो सब कुछ तुम्हें दिखा देगा। देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज तुम्हें दिख रही हैं। अब सेलेक्ट के साथ भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक और मैं वैल्यू स्टोर कराता हूँ इसमें, प्रोडक्ट 2, और इसमें हम देते हैं ये भी मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, ये इसके पड़े हुए हैं लाइक 19 पीसेस, और ये है 75। अगेन इसको मैं यहाँ से कंपाइल करा देता हूँ, वन रो अफेक्टेड। अब मेरी टेबल के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इस क्वेरी को रन कराता हूँ तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, देखो टेबल के अंदर उसने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल से सारी वैल्यूज़ को उसने वन टाइम पे दिखा दी, है ना। प्रोडक्ट टेबल से उसने सारे रोज को वन टाइम पे शो कर दिया, कि जितने भी नंबर ऑफ रोज थे उसने दिखा दिया। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अगर मुझे इसमें पर्टिकुलर सिर्फ मुझे दो कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का कॉस्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं स्टार की जगह पे क्या करूँगा, पी नेम, कॉलम का नाम पी नेम, और दूसरा क्या नाम है, पी कॉस्ट, दैट्स इट। मुझे सिर्फ नेम और कॉस्ट चाहिए, कहाँ से, प्रोडक्ट से, तो ये क्या करेगा, सिर्फ नेम और कॉस्ट को ही रिटर्न करेगा। प्रोडक्ट का नेम उसने शो कर दिया, कौन सा, नोकिया जो है 75 जो है वो इतने का है, और ये 1,75,000 का है जी। तो उसने दो चीज़ें उसको चाहिए थी, दो चीज़ें उसने दिखा दी आपको, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी कॉलम आपको स्पेसिफाई करना है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, उसी कॉलम को वो दिखाएगा। उसके साथ अगर आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर में मान लो मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ इसमें, जिसका मैंने वैल्यू डाल दिया 3, और इसका Lenovo 57 मॉडल का नाम हो गया, और ये है जो मेरा कैटेगरी क्या हो गया, दिस इज लैपटॉप। लैपटॉप इज अ कैटेगरी, द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज दिस, एंड आई हैव अराउंड 20 पीसेस, एंड दिस इज 2,75,000। ठीक, ये एक मेरा एक और प्रोडक्ट हो गया, इसको भी मैं इंसर्ट करा देता हूँ। इस टेबल में एक और वैल्यू आ गई, एक और वैल्यू मैं स्टोर कराता हूँ, दिस इज 4, और ये भी है मेरा डेल का है, ये डेल का एक लैपटॉप है 54 मॉडल, ये भी लेनोवो का है, जो मेरे पास 10 पीसेस पड़े हुए हैं, और ये मेरे पास में जो है वो 75,000 का है, इसको मैंने कंपाइल करा दिया। तो आई हैव अराउंड 4 वैल्यूज़ इन अ टेबल। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट नेम और कॉस्ट को, तो सारे जितने भी प्रोडक्ट नेम है और उसके कॉस्ट वहाँ पे शो कर देगा। देखो, प्रोडक्ट नेम्स आर दिस एंड द कॉस्ट इज दिस,
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कोई, अगर मान लो क्वेरीज ऐसी है कि सिर्फ मोबाइल के कॉस्ट को ही देखना है या लैपटॉप के कॉस्ट को देखना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वेयर का क्लाउज लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं वेयर प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी पी कैटेगरी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिखता हूँ मोबाइल, मुझे मोबाइल की कैटेगरी को देखना है, लैपटॉप को नहीं देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह की क्वेरी। अब देखो उसके अंदर में चारों में से सिर्फ उसने फिल्टर कर लिया किसको, मोबाइल की कैटेगरी को, राइट। तो सिर्फ मोबाइल की यूनिट को ही दिखा रहा है। और उसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो लैपटॉप के यूनिट को देखना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा लैपटॉप, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, लैपटॉप के यूनिट को ही दिखाएगा, जो टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी। ठीक है, देखो सिर्फ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ओनली लैपटॉप्स के। तो इस तरह से आप वेयर लगा सकते हो, और भी कंडीशंस लगा सकते हो वेयर के साथ में, जैसे आप चाहते हो जिसमें आपकी वैल्यूज़ हो। जो लैपटॉप है आप चाहते हो लैपटॉप जो है 50,000 के नीचे हो, और मिनिमम वैल्यू 50,000 में मुझे परचेस करना है, तो इक्वल्स टू 50,000 हो। तो वैसे कोई भी अगर आपके डेटाबेस में पड़ा हो तो वो फैच करके शो कर देगा वो। तो इस तरह से आप कई सारी चीज़ें आप लगा सकते हो वेयर के साथ। तो ये भी आपका जो है वो सेलेक्ट की क्वेरी हो गई मेरी। सेलेक्ट के साथ में इस तरह से हम लोग क्वेरीज लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इंसर्ट के बाद, सिलेक्ट के बाद अपडेट करना। अपडेट में क्या चाहता हूँ मैं कि जो मेरी वैल्यूज़ इस टाइम पे स्टोर्ड है। अब जैसे मैंने यहाँ पे Lenovo 57 में 2,75,000 डाल दिया था, जो मुझे लगता है कि ये गलत है। ये दैट इज़ इक्वल्स टू 1,50,000, इसका कॉस्ट हमने गलत इंसर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो हाउ वी कैन चेंज दिस, तो मुझे उसके लिए अपडेट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और सेट किसको सेट करना है, तो सेट कॉलम का जो भी नेम होगा उसको मुझे सेट करना है। तो सेट कॉलम का नेम क्या है, कॉस्ट है, तो यहाँ लिखेंगे कॉलम का नेम पी कॉस्ट इज इक्वल टू, पी कॉस्ट में हम लोगों ने डाल रखा था स्ट्रिंग टाइप का, तो हमें डबल कोड सिंगल कोड में हम डालेंगे इसको 1,50,000। ठीक है, लेकिन किसको करना है, कौन से कॉलम की चेंज करनी है, तो वेयर, अब यहाँ पे मुझे डालना होगा उसके प्राइमरी की को, वेयर पी आईडी यानी प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, जो प्रोडक्ट आईडी थी किसकी, इस Lenovo वाले की। तो Lenovo वाले की तो प्रोडक्ट आईडी मुझे पता नहीं है, तो मुझे यहाँ से पता करना पड़ेगा पहले कि उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या थी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी पहले, ताकि मैं उसका प्रोडक्ट आईडी आइडेंटिफाई कर पाऊँ फ्रॉम प्रोडक्ट। अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखो नीचे ये नोकिया वाले को जिसको आपको चेंज करना है, सॉरी ये इसको चेंज करना था Lenovo को, Lenovo के वैल्यू में इस पर क्या है 103, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, प्रोडक्ट आईडी 103 पास करोगे। तो 103 का क्या कर देगा, जिसकी कॉस्टिंग पहले वो थी 2,75,000, उसको उसने क्या कर दिया, उसको कर दिया उसने 1,50,000। चेक करो, देखो चेंज हो गया। तो उस तरह से कई सारी कॉलम्स को तुम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक चेंज किया प्रोडक्ट के कॉस्ट को। इफ़ यू वांट टू चेंज द, यस का Lenovo 57 की जगह पे 51 था ये, तो आपको उसको भी चेंज करना है, तो आप इसकी जगह पे कॉमा लगा सकते हो। प्रोडक्ट नेम पी नेम इक्वल्स टू Lenovo 51। ठीक है, तब यहाँ पे ये वाला कॉलम तो दोबारा फिर से उसको रिपीट कर देगा। चलो मैं इसमें भी, इस कॉलम में भी मैंने 51 कर दिया, 1,51,000। तो ये प्रोडक्ट नंबर जिसका नाम है प्रोडक्ट कोड 103, उसके दोनों कॉलम को उसने अपडेट कर दिया। चेक करना चाहोगे, देखो Lenovo 51 ऑन 1,51,000। तो ये चीज़ें आपकी दोनों चेंज हो गई। ठीक, तो इस तरह से अपडेट क्वेरीज हो गया, जो कि पार्ट है आपका DML का, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। अब आप चाहते हो कि मेरी जो वैल्यूज़ है ना, एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, वो डिलीट हो जाए, लाइक रो, मतलब मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाए। अगर इसमें पर्टिकुलर किसी वैल्यू कॉलम को चेंज करना चाहते हो तो उसको अपडेट की क्वेरी चलेगी। लेकिन आप इंटायर रो को डिलीट करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि इस रो की, इस प्रोडक्ट की सप्लाई आपके पास बंद हो गई, डेल की आपके पास सप्लाई बंद हो गई, तो आप चाहते हो कि डेल जो है आपके इस प्रोडक्ट लिस्ट से हट जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे डिलीट, जो कि DML स्टेटमेंट है, डिलीट प्रोडक्ट्स, टेबल का नाम वेयर, वेयर
पी आई डी इज इक्वल टू जिसका कोड क्या है 104, मैं 104 को इंटायर को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा डिलीट प्रोडक्ट वेयर पी आई डी इज इक्वल टू 104। तो अब देखो ये 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है। कभी कभी क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा तो आपके पास दिखेगा 0 रो अफेक्टेड। 0 मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पे अफेक्टेड नहीं हुआ है, कोई वैल्यूज चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड ऑलवेज आता है, इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो हमारे पास 3 रोज रह गए हैं, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। तो ये हमारे जो 4 स्टेटमेंट थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो ये हम लोग ने किया अभी। ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम लोगों ने जो स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किया है, जो कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर में किया है, इसी को हम लोग प्रोसीजर के थ्रू बना सकते हैं। प्रोसीजर में थोड़ा सा ये है कि प्रोसीजर एक बार एग्जीक्यूट होता है, और जैसे आपको स्टेटमेंट को बार बार रन कराना पड़ रहा है, या आपको 2-4 वैल्यूज़ को डालने के लिए अलग अलग आपको सारी वैल्यूज़ पास करनी पड़ रही है, स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है। लेकिन प्रोसीजर में क्या करना होगा, प्रोसीजर में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बार प्रोसीजर भी बता देता हूँ, सिर्फ इंसर्ट का बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा, अदरवाइज़ थोड़ा हैवी हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या था, अभी जो हम लोगों ने किया था, दिस इज स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। और एक होता है दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं स्कूल का स्टोर्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का मतलब हुआ सिंगल लाइन ऑफ कोड, है ना। तो प्रोसीजर जो होता है इट इज़ प्री कंपाइल्ड, मतलब पहले से कंपाइल्ड होता है। और स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इज कंपाइल एट रन टाइम। जब रन टाइम होगा ना, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तभी सेम टाइम पे कंपाइल होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन प्रोसीजर क्या होता है, पहले से कंपाइल होता है, यानी कि पहले से कंपाइल करके वो प्रोसीजर का नेम को रिटर्न कर देता है, थ्रू विच वी कैन यूज़ द प्रोसीजर्स। तो जैसे अभी ये क्या है, दिस इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करा रहा हूँ। तो वी हैव टू राइट द कोड। जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो इस कोड को जब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, प्रोसेसर को इसके लिए वैल्यूज़ को स्टोर करानी पड़ेगी, प्रोसेसर के लिए अलॉटमेंट करेगा वो, प्रोसेसर इसके लिए एक अलॉटमेंट करेगा एक प्रोसेस को। वो प्रोसेस क्या करेगा, इसके अंदर में जो वैल्यूज़ हैं उसको इंटायरली उसके लिए एक स्पेस एलोकेट करेगा मेमोरी मैनेजमेंट में, और उसके बाद उसे रन कराएगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी उसके अकॉर्डिंगली उसको, यानी कि इन सब के लिए एक मैप करेगा कॉलम, और मैप करने के बाद उसकी वैल्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर करेगा, मतलब पहले मेमोरी में करेगा देन डेटाबेस में करेगा। तो इट्स लॉट्स ऑफ वर्क इज़ देयर, मतलब एक जो स्टेटमेंट आप चला रहे हो उसके लिए बहुत सारे काम उसको करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के लिए अगर मैं बार बार कराने के लिए मैं प्रोसीजर अगर बना लूँ स्टोर प्रोसीजर, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। कैसे हो जाएगा, अब देखो सेम चीज़ को जैसे मैंने अभी बताया आपको, इंसर्ट कराया, बार बार मैं स्टेटमेंट लिख के मैं इसी का एक प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ। तो प्रोसीजर बनाने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं क्रिएट प्रॉक। आप प्रॉक लिख सकते हो या पूरा प्रोसीजर लिख सकते हो। मैं प्रोसीजर किसके लिए बना रहा हूँ, तो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए। तो मैंने इसका नाम लिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर इंसर्ट, यानी प्रोडक्ट के अंदर मुझे इंसर्ट कराना है, इसलिए मैंने इसका नाम ले लिया। उसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, बस जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लो कि आप क्या नाम है उसका, वो आप ले सकते हो। इंसर्ट नहीं लेना सिर्फ, क्योंकि इंसर्ट ऑलरेडी कमांड है तो इंसर्ट लेगा नहीं। तो प्रोडक्ट इंसर्ट ले लोगे तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। मतलब इंडिया आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपने जो कमांड लिया था, जो प्रोसीजर का नाम बनाया था, वो किस नाम से बनाया था। तो प्रोडक्ट के अंदर मुझे इंसर्ट कराना है, तो मैंने प्रोसीजर का नाम क्या ले लिया, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इंसर्ट। अब जब प्रोसीजर बनाते हैं तो प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। किसी भी प्रोसीजर को अगर आप देख लो तो प्रोसीजर हैज़ पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या होंगे, तो प्रोसीजर के जो नेम, जो कॉलम के नेम है, तो मेरे पास कॉलम के नेम कितने हैं, ये 4 है, तो ये 4 मेरे पास पैरामीटर होंगे। तो इन चारों को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अभी चारों के लिए प्रोसीजर को लिए मुझे क्या करना होगा, सबको स्पेसिफाई करना होगा। तो मैं इसके जगह पे सेम मैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी और कॉस्ट, इसके लिए मैं प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ, पैरामीटर स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ। हर एक पैरामीटर से पहले आपको क्या करना होगा, @ यूज़ करना होगा। अब पी आई डी लेना है तो पी आई डी से पहले मैंने @ लिया, पी आई डी प्रोडक्ट आईडी क्या था, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर टाइप का था। तो ये एक पैरामीटर मैंने बना लिया किसका नाम से, @PID। तो PID इज द नेम ऑफ पैरामीटर। इस पैरामीटर के बिहाफ पे मैं वैल्यूज रन टाइम पे डालूंगा, किसके अंदर में, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इंसर्ट प्रोसीजर के अंदर, राइट। कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा कॉलम मैंने बनाया पी नेम, तो @ क्या आ जाएगा, पी नेम। और पी नेम जो है वो मेरा चाहता हूँ वैरकर हो जाए, तो मैंने लिया वैरकर, और साइज मैंने इसका स्पेसिफाई कर दिया लाइक 20।
देखो, जो भी आप कॉलम का नाम लेते हो, सेम कॉलम नेम नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पे प्रोसीजर के अंदर में जो पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहे हो उसका भी नाम सेम हो और इसका भी नाम सेम हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ये नाम है ऐसे ही होना चाहिए, हाँ। लेकिन आपको वो प्रोसीजर लेने हैं, उसका जो डेटा टाइप लेना है वो वैसे सेम लेना है। आप इसमें वैल्यूज़ को थोड़ा कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर में अगर आप सपोज़ करो यहाँ पे आपने 20 कैरेक्टर्स लिया था, यहाँ पे आपने 15 लिया था और यहाँ पे 20 लेते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने वैल्यूज़ ही कम ली हुई है। दूसरा, अगर आप सपोज़ करो आपने यहाँ पे 40 लेते हो, लेकिन आप चाहते हो कि इन लाइन आप 20 कैरेक्टर से ज़्यादा इंसर्ट ना लो, तो यहाँ पे इस तरह से आप उसको बाइंड कर सकते हो। फिर हमने लिया @ पी कैट कैटेगरी के लिए, जो कि हमने वैरकर ले लिया, एंड वैरकर साइज़ मैंने इसका भी 20 कैरेक्टर ले लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन वहाँ हमने 40 ले रखा है। फिर p p QTY क्वांटिटी इंटीजर, और इंटीजर के बाद p कॉस्ट वैरकर, है ना, और मैक्स, ये ले लिया। जैसे ये कॉलम हमने बनाया था, क्रिएट जब किया था, तो हमने इस कॉलम को स्पेसिफाई किया था एज अ प्राइमरी की, तो यहाँ आपको प्राइमरी की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिर्फ आपको कॉलम स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। तो आपने ये बना दिया, ये तो सारे कॉलम हो गए। ये जो कॉलम्स बनाए थे किसके लिए बनाए थे, तो एज इंसर्ट के लिए बनाए थे, तो लिखेंगे यहाँ पे अब वही क्वेरीज जो पहले लिखी थी। ये जो क्वेरीज हमने लिखी थी ना, जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ भी पास की थी, मैं इसी स्टेटमेंट को ना सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरी कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, और मैंने इसको इसके नीचे पेस्ट कर दिया। मुझे वैल्यूज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको, इसकी वैल्यूज़ को हटा देता हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ मैं तो रन टाइम पे भेजूंगा, है ना। और आपको यहाँ पे इस कॉलम को आपने स्पेसिफाई कर दिया, इट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाली थी, इस वैल्यूज़ की जगह मैं क्या डालूंगा, ये पैरामीटर डालूंगा, जो ये पैरामीटर मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूंगा, पहला वाला जो कॉलम था, जो PID था, उसको मैंने किसके साथ मैप कर दिया, किस पैरामीटर के साथ, PID के साथ में। दूसरा वाला जो था वो किसके लिए ना कर दिया, @p नेम, दूसरा पैरामीटर। उसी तरह से तीसरा कौन सा था, p कैटेगरी, p कैटेगरीज, p कैट कॉमा @p QTY क्वांटिटी @p कॉस्ट। तो आपने सारे जितने भी पैरामीटर्स थे उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको मैप कर दिया। p नेम, तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम आ गया, जो कैटेगरीज इंटीजर सारे आगे स्पेसिफाई कर दिए, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें आपने ये कॉलम यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है, @p नेम मस्ट बी डिक्लेयर स्केलर, तो ये आ गया। यहाँ पे भी वैरकर है 20 इंट p नेम, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करा के देखता हूँ एक बार, अगर इसमें कोई एरर होगा तो अपने आप शो करेगा। स्केलर p नेम, स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना, मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक होगी। p नेम वैरकर 20, यहाँ पे मैं p नेम प्रोडक्ट नेम, है ना, तो हमने गलत लिखा था इसलिए नहीं ले रहा था वो। अब मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा से कंपाइल कराता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। तो उसने क्या किया, ये जो है ना, उसने इस नाम का एक प्रोसीजर बन गया। अब मुझे बार बार इस क्वेरी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रोसीजर का नाम लिखूंगा, जिसका नाम क्या रखा था, प्रोडक्ट इंसर्ट, राइट। प्रोडक्ट अंडरस्कोर इंसर्ट इज ए नेम ऑफ प्रोसीजर, राइट। अब इस प्रोसीजर के थ्रू मुझे वैल्यूज इंसर्ट करना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ 104 जो मैंने जैसे प्रोडक्ट की आईडी डालनी थी, मैंने प्रोडक्ट की आईडी डाली। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का नेम मैंने डाल दिया लेनोवो 87। फिर क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी लैपटॉप,
राइट। फिर क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी 51, प्रोडक्ट का कॉस्ट सिंगल कोड में 81,000। ठीक, बस और कुछ नहीं लिखना आपको। नो नीड टू राइट द कोड, नो नीड टू राइट द इंसर्ट कोड। आप इसको आप सिर्फ लिखते हो प्रोसीजर का नाम और वैल्यूज़। जो प्रोसीजर का नाम था वो ये है, एंड द वैल्यू जो आपने रन टाइम पे जो पैरामीटर पास किया उसको लेगा। तब ये इसको जैसे आप एग्जीक्यूट कराओगे, देखो 1 रो फैक्टर दिख रहा है। यानी कि ये क्या है, बार बार आपकी स्टेटमेंट को के लिए हर बार प्रोसीजर को कॉल नहीं, मतलब हर बार प्रोसेस को कॉल नहीं करेगा। ये ऑलरेडी उसने प्रोसीजर बना दिया। प्रोसीजर क्या करेगा, बार बार आपकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कराता रहेगा इस तरह से। देखो अब अगर आप सेलेक्ट की क्वेरी कराओगे, अगर रन कराते हो, तो देखो प्रोडक्ट के अंदर में 4th वाली वैल्यूज़ भी स्टोर हो गई हमारे पास में, जिसको मैंने अभी लिया था लेनोवो 87, लेनोवो लैपटॉप 51, 81,000। तो ये आप देखो, इसके थ्रू अपने प्रोसीजर के थ्रू आपने ये करा, तो प्रोसीजर इज 100 टाइम फास्टर देन द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ना, जो आपने बार बार आप स्टेटमेंट लिखोगे, इंसर्ट इनटू टेबल एंड वैल्यूज कॉलम, तो रन टाइम पे इन सब के लिए क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, इसकी वैल्यूज जो आप डालोगे उसके अंदर डालेगा, फिर वो सेलेक्ट करके उसे रन कराएगा। यानी देखा जाए तो पानी पीने के लिए सेम टाइम को आपको मैं कहता हूँ पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए आपने क्या किया, एक ड्रेन किया आपने अर्थ में, और उसके बाद वहाँ से पानी निकाला और पिया। तो आपने वहाँ पे कितने एफर्ट्स लगाए, मैन पावर एफर्ट्स लगे, आपके आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगे, वहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, राइट। उसके लिए तो आपने क्या किया, एक प्रोसीजर बना लिया। प्रोसीजर में क्या हुआ कि आपने ये आप एवरी टाइम कर रहे हो, ऐसा ये काम आप एवरी टाइम कर रहे हो, यानी कि एवरी टाइम जो जस्ट आपने एक ड्रेन किया, उसके अंदर में से पानी निकाला, पिया, उसके बाद उसको आपने बंद कर दिया, ठीक है, मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट। प्रोसीजर में आपने क्या किया, एक बार आपने एक ही बार किया काम, यानी कि एक बार आपने क्या किया, आपने धरती के अंदर में, अर्थ के अंदर में आपने होल किया। होल करने के बाद जब आपने उसमें सारी स्टेटमेंट करी, तो उसमें आपने क्या किया, एक आपने पंप लगा दिया, एक मोटर लगा दिया, और एक सबमर्सिबल का वो लगा के आपने पूरा इक्विपमेंट लगा दिया, और वहाँ पे ऊपर में एक आपने नल सेट कर दिया। जब आपको पानी पीना है तो आप क्या कर रहे हो, आप टैब ओपन कर रहे हो और वहाँ पे पानी आप पी रहे हो, यानी कि रिसोर्सेस आप यूज़ कर रहे हो। यानी कि जो आपने बनाया था उसको वन टाइम आपने एक प्रोसीजर के नाम प्रोसीजर आपने स्टैब्लिश कर दिया। तो क्या होगा, बार बार स्टेटमेंट आपको रन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उस वैल्यूज को ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज 100 टाइम फास्टर देन द स्टेटमेंट, यानी ये प्रोसीजर जो है वो 100 टाइम फास्टर है। दूसरा एक और फायदा क्या है इसका, कि जो चीज़ें इनसाइड द अर्थ इम्प्लीमेंटेड है वो यूज़र को दिख नहीं रही हैं। यूज़र को सिर्फ क्या दिख रहा है, यूज़र को एक नल दिख रहा है, उसको नहीं पता कि पानी जो है वो अर्थ से होके आ रहा है या कहीं से सप्लाई वाटर है, राइट। तो वो भी उसके सामने हिडन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल रहा है, यानी कि रन टाइम पे सपोज कर लो यूज़र, अगर हम इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम लॉगिन की कोडिंग करते हैं, तो जो हैकर्स होते हैं वो रन टाइम पे उसको पता कर सकते हैं कि आप क्या वैल्यूज़ पास कर रहे हो, क्योंकि आप डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू आप वैल्यू पास कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, इस प्रोसीजर के थ्रू आपको नहीं पता चलेगा कि आप कौन सी वैल्यू किसके साथ पास करो, क्योंकि आपने क्या किया, उसके लिए एक प्रोसीजर बना दिया, क्योंकि ये आपके सामने हिडन है। नल आपके सामने दिख रहा है, आप टैप से पानी खोल के पी रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि ये पानी कहाँ से सप्लाई होके आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके पीछे कौन सा मोटर लगा हुआ है, क्या चीज़ें इंप्लीमेंटेड है। दैट कैन नॉट बी फाइंड बाई एनीबडी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है ना वो सिक्योर होता है वेब पे। अगर हम इस तरह से प्रोसीजर बनाएंगे, प्रोसीजर बना के अगर हम वैल्यूज़ को इस तरह से हम लोग मॉडिफाई करके पास करते हैं, कोड हम लोग प्रोसीजर के थ्रू करते हैं, तो हमारा जो डेटा होता है ना वो सर्वर पे सेव रहता है, हैकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ट्राई करना, इसको बनाने की कोशिश करना कि कहाँ पे कैसे होता है। तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी जैसे हमने वो प्रोसीजर बनाया सिर्फ क्रिएट का, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे, सेलेक्ट के लिए भी बनाएंगे, अपडेट के लिए बनाएंगे और डिलीट के लिए बनाएंगे। तो ये दोनों के थ्रू मैंने फ्रंट एंड पे ASP.NET के थ्रू मैं इसी को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको दोनों को बाइंड करके डेटा को कैसे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे और कैसे हम लोग फ्रंट एंड पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ।